गालियाँ तो यार मुझे लगता है ना क्रिएटिविटी का हिस्सा है। नहीं, मैं खुद ऐसा मानता हूँ, वो एक भाषा है। भाषा है। और अब क्या है, सेंसर बोर्ड वगैरह काट देते हैं ना, तो वो ये उनका है। लेकिन मुझे तो लगता है कि भाई जिस समाज में गालियाँ नहीं दी जाती हैं वो समाज ही नहीं है। तो कौन सी ऐसी गाली है जिसमें बड़ा मजा आता है आपको, मतलब देने में गाली? माथड़ चो। अनुराग कश्यप की फिल्म कैन सा वासेपुर आई थी। उसके बाद अनुराग कश्यप से सवाल किया गया कि आपने अपनी फिल्म में बहुत गालियों का प्रयोग किया है। अनुराग कश्यप का कहना यह था, क्या मैंने गालियों का याद किया है? ये गालियां तो उस समाज में मौजूद थी, अब मेरे पात्र वही गाली दे रहे थे जो इस समाज में मौजूद है गालियां। मतलब ये हुआ कि जो गालियां हैं वो समाज की सामाजिकता का हिस्सा है। ये गालियां, ये लोकोक्तियां, ये किसी समाज की विश्वासों, रूढ़ियों, उनकी मान्यताओं के बारे में बताती कि वो समाज किसी पर्टिकुलर लिंग के बारे में, किसी पर्टिकुलर जाति के बारे में, वर्ग के बारे में कैसे अपनी राय रखता है, क्या सोचता है। जब हम इस तरीके से इन लोकोक्तियों, गालियों का अध्ययन करेंगे तो हम देखते हैं कि एक समाजशास्त्रीय अध्ययन है ये। और इन गालियों और लोकोक्तियों का निर्माण किया गया किसी खास मकसद से किया गया। किस मकसद से किया गया? आप गौर करिए कि जितनी गालियाँ भारतीय समाज की हम बात कर रहे हैं इस वक्त, कि जितनी गालियाँ भारतीय समाज में है, वो अगर महिला विरोधी गालियाँ, महिलाओं के अंगों का अपमान करती है, जैसे कि माँ की गाली, बहन की गाली, रंडी छिनाल, ये सब क्या है? ये सब महिलाओं को अपमान करती का अपमान सूचक गालियाँ हैं। इससे जातिवादी गालियाँ हम यहाँ मौजूद है। हम लोकोक्तियों के ऊपर देखें कि लोकोक्तियों का या गालियों का प्रयोग हो क्यों रहा है। मतलब जैसे हमने कहा कि इसका समाजशास्त्रीय अध्ययन अगर हम करें तो हम ये देखें कि इसका प्रयोग कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, कौन सा वर्ग इसका प्रयोग कर रहा है। तो जो महिला है ये आबादी की आधी प्रतिशत है। उसी तरीके से जो वंचित वर्ग है यहाँ का, वो 85%। इस तरीके से हम देख ले तो महिलाओं को भी काउंट कर ले तो और प्रतिशत आगे हो जाएगा। तो इनके आत्मसम्मान को, इनकी गरिमा को कुचलने के लिए इन गालियों का प्रयोग किया गया। मतलब ये गालियां दरअसल, लोकोक्तियां, गालियां दरअसल एक सीमित हिंसा की तरह काम कर रही हैं। सीमित हिंसा क्यों जरूरी है? कि किसी वर्ग को अगर आप उनके आर्थिक अधिकार नहीं दे रहे, सामाजिक अधिकार नहीं दे रहे, राजनीतिक अधिकार नहीं दे रहे हैं, और वो वर्ग अगर संवेदनशील हो गया या संवेदनशील रहा तो वो विद्रोह कर देगा। तो उसके विद्रोह को रोकने के लिए ये ज़रूरी है कि उसके आत्मसम्मान को, उसकी गरिमा को कुचल दिया जाए। बचपन से ही उस वर्ग के दिमाग में ये डाल दिया जाए कि तुम पदक्रम में नीचे हो, जन्म के आधार पे ही तुम जो है छोटे हो, तुम नीच हो। ऐसा दिमाग उनका बना दिया जाए, उनके दिमाग को ही इस तरीके से काबू कर लिया जाए। स्टीव बीको कहते हैं ना कि जो शोषक होते हैं उनका सबसे पावरफुल हथियार जो होता है वो होता है शोषितों का दिमाग। तो उनके दिमाग पर ही कब्जा कर लो, उनको ये मानने का विवेश कर लो कि तुम नीच हो, तुम छोटे हो, तुम पदक्रम में हमसे नीचे हो। ठीक है, तो इसलिए इन गालियों का, इन लोकोक्तियों का प्रयोग किया गया है। समाज की तरीके से ही है, जो हिंदू समाज है वैसे जैसे जातीय स्ट्रक्चर वहाँ है वैसा ही जातीय स्ट्रक्चर हमारे यहाँ भी है। और जिस तरीके से जाति उत्पीड़न उधर हो रहा है यहाँ भी वैसे ही उत्पीड़न, बस की रिपोर्टिंग नहीं हो रही है। रिपोर्टिंग न होने का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे उत्पीड़न नहीं है। रिपोर्टिंग न होने का मतलब ये नहीं कि भ्रष्टाचार भारत में नहीं हो रहा। ठीक है, रिपोर्टिंग नहीं हो रही, किसी चीज़ की रिपोर्टिंग न होना उसके अस्तित्व के न होने का सबूत नहीं होता। फिर भी यहाँ पर कुछ फप्तियों, कुछ लोकोक्तियों को मैंने नोट किया है। मैं चाह रहा हूँ यहाँ पर मैं उनको आपके सामने रखूँ। जैसे खेत खाए गधा, मार खाए जुल्हा, जुल्हिन की बेटी के बब्बू का साथ। मतलब जो जुल्हिन की बेटी, जो अंसारी समाज की लड़की के बारे में कहा जा रहा है कि वो अशराफ जातियों की लड़कियों के लिए बीबी शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। जैसे अकबर इलाहाबादी लिखते हैं ना कि बेपर्दा नजर आई कल जो चंद बीबियाँ, वो अशराफ जाति की लड़कियों के लिए लिख रहे हैं। तो वही जो है कह रहे हैं कि जो जुल्हिन की बेटी है वो अशरफ जाति की औरतों की तरह अपने आप को बीबी कहलवाना चाहती है। ठीक है, जुल्हिन की छछूरी, जुल्हा की छछूरी, छन्ने की बिछूरी। मतलब ओछे लोग झट से किसी से संबंध बना लेते, झट से उससे संबंध तोड़ लेते। बागर अन्य जुल्हा धन्ने, मतलब बेवकूफ़ के अन्न और जुलाहों के धन का कोई मूल्य नहीं, क्योंकि उसका इस्तेमाल करना वो नहीं जानते। अनकर कपड़ा पर रानी धुबनिया, जो धोबी जाति के लोग हैं, जैसे हमारे पसमानदा समाज में जो वकार अहमद
जो है धोबी समाज से आते हैं, जो हवारी अपने आप को लिखते हैं, तो उनके लिए कहा जा रहा है कि बागर अन्य जुल्हा अनकर कपड़े पर रानी धोबनिया, मतलब धोबिन दूसरों के कपड़े पर रानी बनी फिरती है। मतलब कि उनके पास अपना तो होता नहीं है, तो दूसरों के कपड़े पे रानी बन रही है। धोबी के होते गधों के खाए, मतलब नीच का धन नीच ही खाता है। ठीक है। फिर है चिड़ै, जो सलमानी, जो नाई जो होते हैं, उनके लिए बोला जा रहा है चिड़ैयों में कौवा और मनई में नौवा, मतलब पक्षियों में कौवा और मनुष्यों में नौवा धूर्त होते हैं। और धुनिया को मियाँ धुनधुन कहा जाता है, डफाली को मियाँ पोपो कहा जाता है। तो इस तरीके से और भी बहुत सी जातीय लोकोक्तियाँ थी, लेकिन मुझे जितना याद पड़ा और जितना मुझे समझ में आया उतना मैंने लिख दिया है। तो इन जातियों और लोकोक्तियों के ज़रिए से मुस्लिम समाज में भी वही उत्पीड़न उनको झेलना पड़ रहा है। कई साथी हमसे सवाल करते हैं कि मासूम वाला सवाल कि तुम लोग क्यों नहीं पलट के इस तरीके से लिख देते या कह देते लोकोक्तियाँ तुम ही बना लो। जब अगर अशराफियों ने इस तरीके से लोकोक्तियाँ बनाई तो तुम ही उसको बना के जवाब दे दो। तो उसको समझिए कि इतना आसान नहीं होता। ये वर्चस्व की जो संस्कृति होती है, एक लड़की जो है, औरतों से ये सवाल क्यों नहीं करते उन्होंने मर्दों के खिलाफ गालियाँ क्यों नहीं बनाई, कि वो भी मर्दों के अंगों के बारे में या उनके चरित्र के बारे में सिर्फ गालियाँ बना देती, लेकिन नहीं बना पाए। क्यों? क्योंकि उन मर्दों की जो पैट्रियार्की है, जो पितृसत्ता है, वो इतनी वर्चस्व है कि औरतें अपने आप को लिबरेट करने के लिए मर्द ही बनना चाहती है। वो उन्हीं गालियों का प्रयोग करती है अपनी लड़ाइयों में, किसी मर्द से भी लड़ाई होगा जो गालियाँ उन औरत जाति के अस्तित्व पर है, तो उनके शरीर को या उनके अस्तित्व को नीचा साबित करती है। उसी तरीके जैसे सर सैयद साहब ने असबाब बगावत हिंद में बज़ाद जुल्हा लिख दिया, हम लोगों ने पलट के कहा कि अगर क्या हम बज़ाद सैयद लिख सकते? हम नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? कि सैयद लिखते ही फिर तो वो इस्लाम से खारिज होने वाली बात हो जाएगी कि सैयद जो है नबी के नवासे थे और फिर उनसे जोड़ लिया जाएगा, फिर पता चलेगा कि हम जो है नबी के खिलाफ है, मतलब इस्लाम के खिलाफ है। तो आप देखिए जो पसमानदा आंदोलन का जो विरोध हो रहा है, वो जैसे हम जातिवाद का विरोध करते हैं, सैयदवाद का विरोध करते हैं, सैयदवाद ऑटोमेटिक घूम के इस्लाम का विरोध हो जाता है कि इस्लाम का ही हिस्सा बना देते हैं सैयदवाद को। सैयदवाद शब्द लिखते हुए ही हमारे कार्यकर्ता, हमारे लोग डरते हैं। तो इसको समझिए कि जब तक ये वर्चस्व की संस्कृति रहेगी, तब तक ये जातियाँ, ये फक्तियाँ ऐसी ही रहेंगी। मुस्लिम समाज ने, कि पसमानदा जातियों ने अपना अशराफियाकरण करने की कोशिश की। जो जुलाहे थे, जो बुनकर थे, उन्होंने अंसारी लिखना शुरू किया, जो कसाई थे कुरैशी लिखना शुरू किया, जो नाई थे सलमानी लिखना शुरू किया, जो धुनिया थे मंसूरी लिखना शुरू किया, लेकिन उनकी फक्तियों से उनको आज़ादी मिली नहीं मिली। क्योंकि जो पदक्रम बना हुआ है, जो जातिवाद जो है, जाति व्यवस्था जो है, उसमें जब तक बदलाव नहीं होगा तब तक कुछ नहीं बदलेगा। वो फक्तियाँ वैसी ही रहेंगी। तो जब तक व्यवस्था में नहीं चेंज होगा, व्यवहार में चेंज नहीं होने